तो साथियों, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल पे आने के लिए। आप लोगों का दिल से अभिनंदन और स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इतिहास से है, जो प्राग ऐतिहासिक काल से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास किन भागों में और किस किस भागों में भारतीय इतिहास बटा है। भारतीय इतिहास मुख्यतः 3 भागों में बटा है। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें मानव अपेक्षाकृत जो है सभ्य नहीं था, उसे ही प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। इस काल का इतिहास पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। इस काल को 3 भागों में भी बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, जिसका अज्ञात काल से अगर समय सीमा जानी जाए तो लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल, जिसकी समय सीमा 8000 ईसा पूर्व से लगभग 4000 ईसा पूर्व थी। अगर नव पाषाण काल की बात करें तो लगभग 4000 ईसा पूर्व से 25500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट मेरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इस काल का या इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला का तो प्रमाण तो है, लेकिन इसमें कोई पुख्ता सबूत ये नहीं है कि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। अर्थात इस काल में लिपि जो है मेरी गूढ़ लिपि थी, जिसको पढ़ना अभी तक बहुत ही असंभव बना हुआ है। इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करें तो ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसमें मानव सभ्य बन चुका है, और वो लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का माना जाता है। इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, और यहाँ पे लिखित साक्ष्य जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लोग समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो स्रोत हमारे 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत और नंबर 3 विदेशी यात्रियों के विवरण। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत जो है भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। दोस्तों, अगर पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम कहें तो लगभग 6 प्रकार के हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं। नंबर 1 अभिलेख, नंबर 2 मुद्राएं, नंबर 3 स्मारक एवं भवन, नंबर 4 मूर्तिकला और नंबर 5 चित्रकला और नंबर 6 अवशेष। दोस्तों, अगर अभिलेख के बारे में हम बात करें तो अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्र पात्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर उत्खनित है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख जो कि प्राकृतिक भाषा में है, जो अशोक के हैं। पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित मास्की एवं गुर्जरा, जो मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। उसे प्रायः देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा जाता था। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जो मुख्यतः बाएं से दाएं लिखे जाते थे। अगर पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त अभिलेखों की बात करें तो वह खरोष्ठी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगर पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलाओं या शिलालेखों में यूनान एवं आर्मेक लिपियों का प्रयोग हुआ। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को सन 1837 में सफलता मिली थी। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख लगभग 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन हैं, जो मोहरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित हैं, जिनका प्रमाणिक पाठ अभी तक असंभव बना हुआ है। अगर प्रथम श्रेणी के अभिलेखों में बात करें तो अधिकारों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक राज्यादेशों एवं निर्णयों की सूचना रहती है, जैसे अशोक के अभिलेख। अगर द्वितीय श्रेणी के अनुष्ठानिक अभिलेख हैं, जिन्हें बौद्ध, जैन, शैव आदि संप्रदायों के मतानुयायियों ने स्तंभों, प्रस्तर, फलकों, मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया है। अगर तृतीय श्रेणी के अभिलेख देखें तो जिसमें राजाओं की विजय प्रशस्तियां
यह प्रशस्तियों का उल्लेख तो है लेकिन उनके दोषों का उल्लेख नहीं है। आइए दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक और विशेषताओं के बारे में जानें। जैसे हम्पी गुफा अभिलेख जो है कलिंग राज खारवेल के बारे में बताता है, जो तिथि रहित अभिलेख है। दोस्तों, दूसरा जो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है। तीसरा नासिक अभिलेख जो गौतमी बलश्री तथा सतवाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। चौथा अभिलेख जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है जो समुद्रगुप्त की दिग्विजयों की जानकारी देता है। पांचवा एहोल अभिलेख जो पुलकेशन द्वितीय के बारे में बताता है। छठा मंदसौर अभिलेख जो मालवा नरेश यशोवर्धन रमेश रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी देता है। ग्वालियर अभिलेख जो प्रतिहार नरेश भोज के बारे में बताता है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंदगुप्त हूणों पर विजयों का विवरण बताता है। देवपाड़ा अभिलेख जो बंगाल शासक विजय सेन के बारे में बताता है। 10वां बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख जो हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है या बताता है। 11वां जो बालघाट या बालाघाट एवं करले अभिलेख जो सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। 12वां अयोध्या अभिलेख जो शुंगों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। भरहुत अभिलेख जो शुंग नरेण शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। एरण अभिलेख जो भानगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य अभिलेख है। गैर राजकीय अभिलेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से प्राप्त गरुण स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, भारतवर्ष शब्द जो है वो सर्वप्रथम उल्लेख हम्पी गुफा अभिलेख से मिलता है। दूसरा दुर्भिक्षु शब्द जो है वो सर्वप्रथम उल्लेख शाहगौरा अभिलेख से में मिलता है। एरण अभिलेख से प्राप्त बराह भगवान पर हूणराज तोरमाण का लेख अंकित है। भूमि अनुदान पत्र ये प्रायः तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इनमें राजाओं और सामंतों द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों और जमींदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व संबंधी दानों का विवरण है। दोस्तों, उस समय कुछ 4 भाषाएं ज़्यादा प्रचलित थीं। नंबर 1 प्राकृतिक, जिसे प्रकृत कहते हैं, प्राकृत, संस्कृत, तमिल एवं तेलुगु, ये भाषाएं थीं। विदेशी अभिलेख के बारे में हम बात करें तो विदेशों से प्राप्त अभिलेखों में एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थल से लगभग 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम उत्कीर्ण हैं। मिस्र के तेलुअल अमनों में मिट्टी के कुछ तख्तियां मिली हैं, जिन पर बेबीलोनियों ने कुछ शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं, जो ईरान व भारत के आर्य शासकों के नामों जैसे हैं। पार्सिपोलिल एवं बेहस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, दूसरी पुरातात्विक शोध के बारे में हम बात करें तो मुद्राएं, अर्थात मुद्रा से हमें क्या पता चलता है, तो लगभग 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त पाता है। इसके पूर्व के सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। मुद्राओं का उपयोग दान, दक्षिणा, क्रय विक्रय तथा वेतन मजदूरी के भुगतान में होता है। शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों, श्रेणियों ने भी अपने सिक्के चलाए। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिलती हैं, जो क्रमशः सीसा, पोटीन, तांबा, कांसे, चांदी तथा सोने से बनी हैं। कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में जहां सर्वाधिक शुद्धता थी,
वहीं गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। धातु के टुकड़े पर ठप्पा मारकर बनाई गई बुद्धकालीन आहत मुद्राओं पर पेड़ मछली सांड हाथी अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती है। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता था। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूग बना है, जबकि कुछ पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है, जिसमें उसे बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। सातवाहन राजा सतकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसे या उसके द्वारा समुद्र विजय का अनुमान लगाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली चांदी की मुद्राओं से उसके द्वारा पश्चिम भारत के शकों पर विजय की सूचना मिलती है। स्मारक एवं भवन जो हमारा तीसरा पुरातात्विक स्रोत है, उसमें हम चर्चा करते हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। जो उत्तर भारतीय मंदिरों की कला है वो नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है, जबकि दक्षिणा पथ के वह मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वह वेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। जावा के बोरोबुदुर मंदिर से वहां 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है। दोस्तों, चौथा पुरातात्विक स्रोत मूर्तिकला कुषाण। तो कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई थी उनसे जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। कुषाणकालीन मूर्तिकला में जहां विदेशी प्रभाव अधिक हैं, वहीं गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है, जबकि गुप्तोत्तर काल में सांकेतिकता अधिक है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। दोस्तों, पांचवा पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें, चित्रकला, जो हमारा पांचवा पुरातात्विक स्रोत है। अजंता में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक एवं तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अवशेष, जो हमारा छठा पुरातात्विक स्रोत है। पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में उत्खनन द्वारा प्राप्त पुरापाषाण युग के पत्थर के खुरदरे हथियारों औजारों से अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 4 लाख से 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व मानव रहता था। 10 से 6,000 वर्ष पूर्व ईसा वर्ष पूर्व वह कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना जानता था तथा पत्थर के तिकने औजार भी बनाना जानता था। दोस्तों, हम अगले गंगा यमुना के दोयाम में पहले काले और लाल मृदभांड और फिर चित्रित भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए। कहां? गंगा और यमुना के दोआब के पहले। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई, जो हड़प्पा कालीन संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की ओर इंगित करती है। वसाड़ मतलब प्रारंभिक वैशाली से लगभग 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन कार्यों में उदयन का राजप्रसाद तथा घोषिताराम नामक एक विहार मिला है। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 के ईसा पूर्व से लगभग हो रहा है या हो गया था। लगभग 1000 ईसा पूर्व के लगभग पहले आरंभ हो गया था। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग लगभग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ है। दक्षिण भारत में आरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा तथा बर्तन आदि मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि ईसा की आरंभिक
शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अगर हम साहित्यिक स्रोत के बारे में, अब दूसरा हमारा था साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में हम जाने तो धार्मिक और लौकिक दो तरीके के स्रोत मिलते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। जहां पे धार्मिक साहित्य दो भागों में बटा है, ब्राह्मण या वैदिक साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य। तो दोस्तों, वैदिक साहित्य क्या है इसको जानते हैं। इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। क्या? श्रुति भी कहा जाता है। श्रवण परंपरा में कालांतर में वेद व्यास ने वेदों को संकलित किया है या कर दिया है। वेद कुल 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। दोस्तों, अगर ऋग्वेद की बात करें तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है समय सीमा इसकी। भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना ऋग्वेद में, ऋग का अर्थ है छंदों तथा चरणों में युक्ति मंत्र होता है। छंदों तथा चरणों में युक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन संहिता है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्र या होता ऋषियों द्वारा उच्चरित किया जाता था। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से शाकल संहिता ही उपलब्ध है। संहिता का अर्थ संग्रह या संकलन होता है। दोस्तों, संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। नंबर 1 शाकल, नंबर 2 वास्कल, नंबर 3 आशुलायन, नंबर 3 सांख्यायन तथा मंडूक्य। ऋग्वेद के कुल मंत्रों मतलब ऋचाओं की संख्या लगभग 10,600 है। दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं अर्थात मंत्रों की रचना की गई है। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल प्रमाणिक और शेष प्रक्षिप्त माना जाता है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र, दोस्तों गायत्री मंत्र जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, उच्चारण में लाते हैं, का उल्लेख भी ऋग्वेद से ही मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना कौन? विश्वामित्र ने की थी और जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। दोस्तों, सामवेद अर्थात 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। दोस्तों, साम का अर्थ होता है संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं, आर्चिक एवं गान। सामवेद की प्रमुख रचनाएं या शाखाएं कैथुमीय, कौथुमीय, जैमिनीय तथा राडायनीय। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं अर्थात मंत्र हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है या माना जा सकता है। यजुर्वेद अर्थात यजुष, जो यजुष शब्द का अर्थ है अर्थात यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है, जिसका उच्चारण अथर्ववेद नामक पुरोहित द्वारा किया जाता था। यह गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। क्या? यजुर्वेद
कर्मकांड प्रधान वेद है। इनके 2 भाग हैं। नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद इसमें छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य हैं और शुक्ल यजुर्वेद इसमें केवल मंत्र ही हैं। इसकी मुख्य शाखाएं माध्यान्दिन तथा काण्व हैं। इसकी संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा गया है क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। दोस्तों, चौथा अथर्ववेद। उपर्युक्त तीनों संहिताओं जहां परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती हैं, वहीं अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है। इसके दूसरे दृष्टा आंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद योम शौनक। इस संहिता में कुल 20 कांड और 731 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्घृत हैं। इसकी कुछ ऋचाएं यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्म विद्या विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद या ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। लेकिन इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मात्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की अनेक बातों में से हैं, अर्थात इनमें बहुत सी जीवन जगत से संबंधित बातें संग्रहित हैं। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।